स्टार्टेड ना। हेलो। क्या रे, मैसेज मिला यस है? सर। थोड़ा कंफर्म कर सर। ओके। कंफर्म नहीं करते हो? अच्छा। चलो सर। गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्टार्टेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सोर्स ऑफ लॉ, इसी में थोड़ा बातचीत चल रहा है एक्चुअली। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। ऐसे फाउंडेशन लेवल में, स्पेशली सीएसईए में फाउंडेशन एज वेल एज सीएसईए में फाउंडेशन का ही बात करूंगा। उन लोगों का थोड़ा कम ही है, ज्यादा नहीं है। आजकल एक्चुअली हर जगह में कॉन्स्टिट्यूशन करना, पढ़ना मैंडेटरी किया। इवन बीकॉम लेवल में भी पढ़ा जा रहा है, एकदम मैंडेटरीली पढ़ा जा रहा है। लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में एज वेल एज सीएस एंट्रेंस में भी ये कॉन्स्टिट्यूशंस को ना काफी डिटेल्स में ही पढ़ा जाता है। क्योंकि आप लोगों का लॉ थोड़ा स्पेशल है, सीएस लोगों का, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ा बेसिक जो ओवरऑल नॉलेज है वो सभी को जानना चाहिए। और आज हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा कोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैंने इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम चलता है, लाइक आप लोग सुने होंगे। ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई भी बात आप लोग कभी नहीं सुना है, काफी बार सुना है। देखते हो, खबर देखते हो। एक्चुअली क्या है ना, व्हाट इज संविधान, क्या है? संविधान को अगर साधारण तरीके से बताया जाए, कॉमन सेंस में बताया जाए, कि संविधान का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि संविधान आज के डेट में देश चलाने का एक क्या है, सोर्स है ना। एक सोर्स है, या फिर आप सोर्स डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, कि जहां पर हमारा कंट्री कैसे चलेगा उसके बारे में बोला गया है कि है देश को ऐसे चलाना चाहिए। नो पॉइंट इज सर, तो फिर देश कैसे चलेगा, इसके बारे में संविधान में क्या लिखा है ये जानना जरूरी है। हाँ सर, सबको जानना जरूरी है। ये जो देखो, जो गंदा लेके जा रहे हैं ना रास्ते पे, दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें भी जानना चाहिए कि इनका क्या राइट्स है। जो घर का, जो हमारे घर का रोज का जो गंदगी है वो साफ करते हैं, इन्हें भी पता होना चाहिए संविधान में क्या लिखा है। सर लेकिन इनको तो पता नहीं है, यही तो दिक्कत है। पता सबको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका राइट्स क्या है ना, तो आप अपना अधिकार मांग सकोगे। और कोई अगर आपका अधिकार क्या करेगा, चीट करेगा आपके साथ, कोई आपका अधिकार को लूटेगा, सिंपल बात है, एक्सप्लॉइट करेगा, आप उनके अगेंस्ट में स्टेप्स ले पाओ। हमारे देश का समस्या क्या है कि एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि अब हम कोई भी देश अपने संविधान को बोलेगा कि भाई हमारा तो अच्छा ही है। हर एक कंट्री, दुनिया में जितना भी देश है, सबका अपना अपना रूल्स रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो सब बोलते हैं कि हम बेस्ट है। चाइना को पूछो क्या आपका संविधान, हाँ, वर्ल्ड बेस्ट। ठीक है। अमेरिका को पूछो, वी आर दी बेस्ट। इंडिया को पूछो, बेस्ट है। तो कोई भी बंदा अपने चीज को तो खराब नहीं बोलेगा। इसको हिंदी में हम लोग एक कहावत करते हैं कि कोई भी अपने थाली में घी कम, मैंने सब क्या बोलेगा, मेरा बेस्ट है। कोई भी अपना बच्चे को खराब बोलते हैं क्या? वैसा ही। तो पॉइंट इज दैट कि, तो सर फिर हमारे संविधान का क्या मैंने दुनिया भर में क्या गुडविल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा सर, कि हमारे देश का जो संविधान है ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा, मैंने लोग बहुत पसंद करते हैं। इंडिया में बैलेंस है। इंडिया में अ, संविधान में जो लिखा है इसके बारे में लोगों के मन बने वर्ल्ड वाइड जो क्या, क्योंकि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर में एक लिबरलिटी हो और एक सबका प्रॉपर अधिकार हो, ये एक देश का प्राउड का मैटर है। और ये इंटरनेशनली भी आपका एक पोजीशन बनाते हैं कि भाई इनका कंट्री एक इक्वल सिस्टम पे बिलोंग करता है। कोई किसी के ऊपर सब कुछ थोप नहीं देता है। मैंने ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना में। चाइना के बारे में गुडविल नहीं है, बैडविल है। भले ही चाइना पैसा बनाया, वो अलग चीज है। पैसे और इक्वलिटी इज नॉट अ सेम थिंग। हाँ, कोई बोलेगा सर चाइना ने पैसा कमा के सब इक्वल इनकम दिया। सर इक्वल इनकम और इक्वल इंडिपेंडेंसी दोनों में फर्क है। चाइना में एक चीज अच्छा हुआ है ऑब्वियसली, कि इनकम इक्वलिटी काफी अच्छा है कॉम्पेयर टू इंडिया, ड्यू टू देयर वर्क कल्चर। इसके लिए मैं चाइना का वर्क कल्चर को क्रेडिट जरूर दूंगा, कि वहाँ पर वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, हमारे जैसा नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर थोड़ा सा कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उनको अगर तुम बोलोगे कि भाई
कोई भी काम कर ले जिसमें तुमको रुचि है, ठीक है, ड्राइवरी कर ले, अगर पैसा है तो ड्राइवरी कर ले। नहीं, हमारे घर का बच्चा ड्राइवरी करेगा। मेरा कहने का मतलब, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वर्क, मेरा कहने का मतलब है कि तुमको हर तरह का काम करने का एक एटीट्यूड होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पर वर्क कल्चर नहीं है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ हमारे यहाँ पर जो इनकम मैंने इक्वलिटी का इश्यूज है। मैं ऐसे बहुत फैमिली को देखता हूँ कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, पुराने जमाने में कुछ प्रॉपर्टीज था, उसी का धौंस अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम रेगुलर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होगा। और माँ बाप अभी क्या सोच रहे हैं, नहीं हमारे फैमिली में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, तुम क्यों करेगा ऐसे, तुम बिलीव नहीं करेगा। रिसेंटली मैं घर का कुछ भी काम कराना होता है तो मैं अर्बन कंपनी में बुक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर जात पात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा बात को सुनिएगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या है ना, संविधान पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे, थोड़ा जात पात नहीं करेंगे तो क्या करें, समझ रहे सर, थोड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो क्या हुआ। लेकिन आप लोग जानते हो सर, मैं थोड़ा खोल के बात करता हूँ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म लेके या फिर जाति लेके, छोटा जात ऊंचा जात नीचा जात, ऐसे बहुत सारा चीजें हमारे समाज में देखने को मिलता है। मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता और हमारा संविधान भी इस पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन समाज में कुछ लोगों के मन में अभी भी भूसा भरा हुआ है, दिमाग में। तो वो जो भूसा है उसको निकालना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे निकल रहा है। अब मैं क्यों बोला आपको कि मैं घर पे कुछ भी काम होता है उसमें अर्बन कंपनी में, आजकल वो घर पे होता है ना, अर्बन कंपनी एक है सर, उसमें घर एसी लगाना है, घर साफ कराना है, बाथरूम क्लीनिंग करना है, तो बुक करो। क्योंकि जमाना बदल गया है। पहले क्या था, हार्डवेयर दुकान के सामने ना बैठे रहता था मिस्त्री, ठीक है, तो उनको जाके बोलने से वो मिस्त्री भेजता था। आजकल ना ऐसे रोड में मिलता नहीं है, आजकल ऑनलाइन में ज्यादा अवेलेबल है, और कंपेटेटिव भी पढ़ा लिखा भी है। तो लास्ट 3 बार मैंने बुक किया बाथरूम क्लीनिंग के लिए। नॉर्मली हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट था कि बाथरूम क्लीनिंग वही करेगा जो बेसिकली, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं सर, इनका एक जाति है समाज में, आ, इनको क्या कहा जाता है, लाइक, मैंने उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। मैंने बेसिकली वो लोग एक एक जनजाति है जो बाथरूम या फिर गंदगी साफ करने का ही काम करता है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। जैसे जो जूता साफ करते हैं उसको हम लोग संस्कृत टर्म नाকি? संस्कृत में, हिंदी में भी, बंगाली में भी बोलते हैं। কি বলে बाथरूम साफ করা যারা তাদেরকে কি বলে, যারা কাপড় ধোয় তাদেরকে मैथुर বলে। नहीं, कपड़ा धोने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, हाँ, सर मैं, धोबी। धोबी, धोबी हाँ धोबी, बोलते हैं हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक है, समझ याद आ गया। मैथुर, एक्चुअली ये जो मैथुर कॉन्सेप्ट एक यूज किया जाता है, मैथुर माने बेसिकली जो लोग ये गंदगी साफ करते हैं, जो लोग कपड़ा साफ करते हैं उनको धोबी बोलते हैं, ठीक है। जो लोग जूता का काम करते हैं उनको मोची बोलते हैं, ठीक है। सर ये तो इंग्लिश में भी है, लेकिन तुम इंग्लिश में कॉबलर बोलो, इज्जत आ जाएगा। माइंड सेटअप का प्रॉब्लम है। सबका काम अपने अपने हैसियत के हिसाब से। इसमें एक्चुअली कोई जाति भेद सिस्टम नहीं था, जिसको जो आता है वो करता है। अगर मोची का बेटा चार्टर्ड बन जाएगा तो आगे जो थोड़ी ना वो मोची का काम करेगा, कर भी सकता है। मोची का काम में क्या खराबी है, अगर तुम खादी बनाए, बाटा बना दिए, वो भी तो मोची है। अब मोची एक ब्रांड भी हो गया। लेकिन हमारे समाज में पहले क्या था, ये मोची का बच्चा है, मेरे घर में पानी नहीं पिएगा, मेरा जात चला जाएगा, ठीक है। ये जो एक गंदगी फैला गया था, ये सब धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो रहा है। तो मैंने बुक किया तो उसमें देखा तो ऐसा ऐसा बंदे के घर में, ब्राह्मण के फैमिली का, टाइटल में चक्रवर्ती बैनर्जी, बाथरूम साफ करने आए। मैं मैम को बोल रहा देख, मैंने नॉर्मली ब्राह्मण फैमिली का बच्चा बाथरूम का काम करेगा, ये अनबिलीवेबल सिचुएशन है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सिचुएशंस कहाँ आया है, क्या करेगा, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है, ब्राह्मण की फैमिली होने के कारण। ब्राह्मण एक्चुअली क्या है, कोई सरनेम या टाइटल नहीं है। ब्राह्मण बने जो नॉलेजेबल होते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो शिक्षित होते हैं, जो एजुकेटर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ब्राह्मण। यही पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन समय के साथ साथ क्या किया गया, अगर किसी का पापा सरनेम भट्टाचार्य है, बैनर्जी है, चैटर्जी है, चक्रवर्ती है, या सोकर जो भी, हर स्टेट में अपना अपना ब्राह्मण सरनेम होता है। तो ब्राह्मण के बेटा होने पे ही तुम ब्राह्मण बनेगा, या तुम्हारा दादाजी ब्राह्मण होने पे तुम ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम बोल सकते हो मेरा फैमिली ब्राह्मण का है, लेकिन दैट मीन्स यू आर नॉट अ ब्राह्मण। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसी चीज को ऊंचा नीचा करके समाज में डिफरेंशिएट क्रिएट किया। लेकिन वो डिफरेंशिएट देखो, वो जो बबल बना था,
वो बास्ट हो रहा है। तभी तो आज चक्रवर्ती चैटर्जी का फैमिली के लोग भी बाथरूम से आपका काम कर रहे हैं। मैंने सो कॉल्ड अपर कास्ट, मैं ऐसे कुछ अपर लोअर में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने यूज किया सो कॉल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन पे यही बोलता है, सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्ट। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो एक मीथ था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है और टूटेगा। भाई पेट ना, भगवान ने एक चीज दिया है, पेट, इसी के लिए मारामारी है। तुम कितना दिन तक अपना ऐंठ दिखा के बैठे रहोगे, जो मिलेगा वही करोगे। आज डिलीवरी बॉय का कितना लोग काम करता है। एक जमाना था जो डिलीवरी बॉय का काम माने बेसिकली छोटा काम है ना, लेकिन आज देखो कितना लोग डिलीवरी बॉय का काम करता है। कौन सा यहाँ पर अपर कास्ट लोअर कास्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये सब जो समाज के अंदर था, ये धीरे धीरे सब ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा, सिचुएशंस कर देगा। जो भी हो, मेरा कहने का मतलब है कि एक्चुअली हम लोग ये सब जो बात कर रहे हैं, ये हमारे संविधान में कहाँ बोला गया है। सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया है। ठीक है, तो ये सब में साधारण सेंस में बोला। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा लीगल सेंस में पढ़े तो कैसे देखने में रहेगा, वो आगे का चर्चा में आपको पता चलेगा। ठीक है, बुरा तो नहीं मारे ना सर, जात पात कर रहे हैं क्या सर, जात पात आर्टिकल में कितना सारा चीज बोला गया है, और समाज कितना धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, धीरे ही सही बन तो रहा है। बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि संविधान, देखो लॉ बनाना एक चीज होता है और उस लॉ को समाज के लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट करना एक दूसरा चीज है। लॉ तो कितना सारा है, लेकिन कितना ही लोग लॉ मान रहे हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत ही गंदा चीज जो कोलकाता में रिसेंटली हुआ है, इसके अगेंस्ट में भी तो बहुत भयंकर लॉ है। तो क्या लोग इस तरह का गुनाह करना बंद कर दिया? इससे पहले भी दिल्ली में कितना भयंकर हुआ था, है ना। इसमें मतलब उत्तर प्रदेश में भी दो चार बहुत भयंकर भयंकर कांड हुआ, मणिपुर में भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हुआ। तो क्या लोगों ने बंद कर दिया सब? इसका मतलब है कि सिर्फ लॉ बनाने में नहीं होता है, उस लॉ को रियलाइज कराना भी जरूरी है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से, जो किताब में तो लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा सा लिखा है, वहां पर बोला है कि आपको फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपनी मर्जी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लाइक इफ यू फॉलो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, जो भी आप करते हो, तो बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना। मेरा पॉइंट इज दैट कि अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है जिसके कारण हम लोग ये जो गंदगी है इसको बंद कर सकते हैं। इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही ये बंद हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब क्या? ऐसे मैंने ध्यान करने से ही हो जाएगा? अरे नहीं बाबा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ सिस्टम है। जैसे योगा, आप लोग सुने होंगे, योगा एक ऐसा चीजें है जिसमें ना आप हमारे बॉडी में हर तरह का कंट्रोल आता है। कंट्रोल बने अच्छा बुरा चीज का कंट्रोल। ये जो शरीर में जो एक्चुअली सारा खेल किस चीज का है जानते हो? हॉर्मोन्स का है। सारा खेल हॉर्मोन्स का है। हॉर्मोन समझते हो ना, जो बॉडी में दौड़ता रहता है, वही हार्मोन आपसे अच्छा काम भी कराते हैं और वही हार्मोन आपसे बुरा काम भी कराते हैं। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट करो, गंदा बात नहीं बोलूंगा, अच्छा बात बोलूंगा। ऐसे दिमाग में तो बहुत गंदगी दौड़ता है सर, समाज में देखते हैं। एक ऐसा दो नाम यूज करूंगा, दो हार्मोन दो तरीके से काम किया, वर्ल्ड का दो फेमस नेम है सर, एक फेमस और एक इनफेमस। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड ओसामा बिन लादेन। दोनों ही सुपर डुपर बंदे हैं, लेकिन एक का हार्मोन समाज के हित में गया और एक का हार्मोन समाज के अगेंस्ट में गया। बस ये हार्मोन, अब ये हार्मोन को कंट्रोल कैसे करना है, ये इसके लिए बहुत पद्धति है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। ये हमारे सोसाइटी में इंक्लूडेड करना चाहिए। उसको लेके भी मारपीट है। जैसे मानो अगर योगा, जो दुनिया भर में लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई योगा में दम है, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक्चुअली कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसमें भी हम लोग जात पात करना चाहते हैं। योगा हिंदू का चीज है, ये धार्मिक विषय है भाई, ये फिजिकल फिटनेस का विषय है। क्रिश्चियन होगा। मैंने बेसिकली, अब योगा सब थी तो हिंदुस्तान का है भाई, है ना। लेकिन तुम उसमें अब कुछ दिन बाद देखेगा, बोलेगा कि इस्लामिक योगा, ठीक है, बुद्धिज्म योगा। अरे भाई सबको पता है कि योगा कहाँ से है। ठीक है,
तो ऑटोमेटिकली जैसे एक चीज है मानना पड़ेगा कि कम से कम ये जो चाइनीज बुद्ध जापानीज लोग हैं, जैसे जापान में तो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, इंडोनेशिया में नहीं है, थाईलैंड में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये लोग एक चीज मानते हैं, ये मानना पड़ेगा कि इनका जो बुद्धिज्म कल्चर है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। दे फुल्ली एग्री दैट कि हमारा जो गौतम बुद्ध है ये भारत से ही आया था। ये जो बेसिकली एक एक बोधि धर्मा बोल के एक इंसान थे, बोधि धर्मा, वो बेसिकली गौतम बुद्ध का बहुत सारा अलग अलग माने क्या बोलते हैं सर, जिसको बोलते हैं मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोल रहे थे देखो, अभी आप नहीं नहीं गाड़ी में रहते। तो वो बोधि धर्मा ने एक्चुअली इंडिया से गौतम बुद्ध का बहुत सारा प्रैक्टिस, जिसमें मार्शल आर्ट्स ये सब हम लोग देखते हैं ना, ये सब एक्चुअली तिब्बत होके हाँ हाँ बोधि धर्मा के ऊपर पूरा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ये किया। और ये चीज एक्चुअली बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि भाई हाँ ये भारत से, और हिस्टोरिकल प्रूफ भी है सारे। लेकिन आजकल अगर कोई बोलेगा कि भाई अब भारत खुद ही नहीं मानते, हम लोग खुद ही नहीं समझते कि हमारा क्या है, अब लोग कैसे मानेगा। छोड़ो, हमें लगता है, मैं फॉरेन्स को छोटा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर अपना कुछ अच्छा है उसमें प्राउड क्यों नहीं फील करे यार, उसमें गर्व भी फील करना चाहिए और उस प्रैक्टिस को बढ़ाना भी चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर इज ओके सर, बट लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। उसको कम से कम अगर कोई चीज अच्छाई के लिए हो तो उनसे उसमें तो कम से कम धर्म ना जोड़ा किए करो। मैंने धार्मिक कंपटीशन, मेरा धर्म अच्छा उसका धर्म बेकार है, ठीक है। अगर हम सूरज को प्रणाम कर लेंगे सुबह उठ के, ठीक है, वो एक सूर्य नमस्कार का एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। कुछ लोग हम मान रहे हैं सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से उनका धर्म टूट जाएगा। अरे भाई क्यों इस तरह का मैंने दिमाग में ये भर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है, और तुम सुबह सुबह सूरज के सामने अगर खड़ा रहोगे ना, ऐसे भी तुम्हारे शरीर में विटामिन डी आएगा। तो इसमें क्या खराबी है। लेकिन फिर भी इसको लेके इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज को हम लोग मैंने डाल ही नहीं पा रहे। मैंने प्रॉब्लम मैंने अच्छाई भी है और साथ में प्रॉब्लम भी है, और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक थोड़ा सा अच्छाई के लिए सोचने वाला लोगों का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके देश का कुछ हो सकता है। और जैसे तुमने बोला क्रिश्चियन योगा, चलो यार कम से कम कोई बात नहीं, तुम हर चीज में अपना ही एक नाम लगा लो, बट करो तो सही, करो तो सही। ठीक है नाम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो सही। कम से कम स्कूल में ये हैबिट तो लाने दो, है ना, क्योंकि स्कूल में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्कूल में ही तो बच्चा सीखता है ना। चलो सर, ये सब बात आपको लग रहा है कि सर मैं किताब से बाहर कर रहा हूँ, नहीं आप देखो आगे मैं जितना भी बात करूंगा, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं ऐसे बात करना चालू करता हूँ जैसे गॉसिप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे जाके देखने को मिलता है कि किताब में यही सब बात थोड़ा सा ढंग से लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बेढंग से बात करता हूँ, जैसे कोई किताबी बात हो ही नहीं रहा है। लेकिन आगे देखो कि सब किताब में इसी लिखा हुआ है। अच्छा, मैं लास्ट क्लास में एक्चुअली आपको थोड़ा सा इंडियन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा रहा था, और फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स में जाता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है सर ना, कोई नहीं बोला मुझे अभी तक कि सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी है, कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। अच्छा सर, लास्ट इससे पहले ना इसका 2-3 क्लास हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने ना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक बातें, सोर्स ऑफ लॉ का कुछ बेसिक बातें, ये सब मैंने करके रखा है। इन लोगों का मिस है, प्लीज मेरे से याद करके बार बार अगर मैं भूल भी जाऊं ले लेना सर, ठीक है, मेरा दिमाग खराब करके ही ले लेना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सर हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर काम करता है उसका जुडिशियल सिस्टम को कौन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा आपको पता है, आज थोड़ा सा बताऊंगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल माने लॉ, ठीक है, वेयर देयर इज अ
डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन और बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हमेशा चलता रहता है, ठीक है। सिटीजन के साथ गवर्नमेंट का डिस्प्यूट, सिटीजन के साथ सिटीजन का डिस्प्यूट, यही तो प्रॉब्लम है। पहले चालू होता है सिटीजन वर्सेस सिटीजन, फिर बीच में आ जाता है गवर्नमेंट। जैसे कि अगर करंट सिचुएशंस में बोला जाए, दो ऐसा जगह है, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में अगर बोला जाए तो मणिपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का समस्या और नॉर्थ इंडिया में कश्मीर का समस्या। दोनों जगह में प्रॉब्लम किसने चालू किया था? सिटीजन। आज भी वही है, लेकिन बीच में कौन है? सरकार, ठीक है। अब ये सरकार सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिटीजन एक दूसरे के साथ सही गलत क्या किया। जैसे अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, कश्मीर में जो झमेला चालू हुआ है, इस झमेला का मेन जड़ क्या है? फिर से देखो, मैं बोला था कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, बट हो जाता है। हिस्टोरिकली सबको पता है कि जो मारपीट हुआ है, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बात नहीं करना चाहता। अगर एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के साथ खराबी किया है, चाहे रीजन कुछ भी हो, ठीक है, ये तो लोगों को समझना चाहिए कि कश्मीर में जो हिंदू लोग रहते थे, इनको कश्मीर से जाना क्यों पड़ा। और कश्मीर जैसे इतना सुंदर जगह से कोई भी लोग बोलेगा कि भाई हम अपने मर्जी से जा रहे हैं? कश्मीर इस माने दुनिया का इतना ब्यूटीफुल एक सुंदर जगह है, जिसका फर्टाइल लैंड है, हर चीज है कश्मीर के पास। तो कोई भी जो वहाँ का पुराना लोग है, ठीक है, जस्ट बिकॉज किसी एक जमाने में वहां पर मुस्लिम का एक बहुत बड़ा संख्या बढ़ गया था और हिंदू का संख्या कम हो गया, तो क्या क्या मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम उसको बोलेगा कि अगर हिंदू वहां पर माइनर है और वो भी एक स्टेट है, ठीक है। बांग्लादेश जैसा देश नहीं, जैसे हम लोग को पता है बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, आपको पता नहीं होगा सर। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, बट फिर भी इंसानियत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिटीजन को सिटीजन का सुरक्षा करना चाहिए। यहाँ पर जाति धर्म पता नहीं कौन सा धर्म सिखाता है ये चीज। हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा है आवाज उठाना चाहिए सर। आज मणिपुर त्रिपुरा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तुम जानते हो? ये बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिस तरह से इनको माने इनका जगह हड़पा जा रहा है, इनका फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है, तो त्रिपुरा में बहुत बड़ा आज एक ये बनने वाला है, माने प्रोटेस्ट प्रोग्राम। चट्टोग्राम बोल के बांग्लादेश में एक जगह है, चिटागोंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो चिटागोंग में हिल्स है, वहां पर त्रिपुरा में एक त्रिपुरा एंड मणिपुर नागालैंड के पहाड़ीज में एक जाति रहते हैं, उनका नाम है चकमा, चकमा ट्राइब्स, जानते हो? अरुणाचल में भी है। ये चकमा ट्राइब्स जो है, ये मेनली हमारे भारत में देखा जाता है त्रिपुरा में और मणिपुर में, नागालैंड में, एज वेल एज अरुणाचल में। ये लोग बेसिकली पहाड़ में ही रहते हैं, ट्राइब्स है एक तरह का। बांग्लादेश के चिटागोंग में भी ये ट्राइब्स है, क्योंकि चिटागोंग भी हिली रीजियंस है। तो वहां का जो लोकल्स है, वो लोग प्रधानमंत्री को, माने हमारे प्रधानमंत्री को, चिटागोंग बांग्लादेश में आता है, वो लोग हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और बोला है कि प्लीज आप कुछ करिए और बांग्लादेश को आप प्लीज हेल्प मत करिए किसी भी तरह का। किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स है, आप बांग्लादेश का एक बात मत सुनिए जब तक ये लोग माइनॉरिटी को सुरक्षा नहीं देता। और ये जो चकमा कम्युनिटी है, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट, ठीक है। तो बांग्लादेश में माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं और सेकंड में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बाकी वहां पर मेजोरिटी मुस्लिम है, हम सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेजोरिटी मुस्लिम्स, इतना सारा जो लोग हैं हिंदू बुद्धिस्ट, इनको लेके नहीं रह सकता, ये डाइवर्सिटी थोड़ा सा अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? कहाँ गया इंसानियत? अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मुस्लिम के बारे में दुनिया भर में क्या सोच आएगा, है ना? तो मुझे तो लगता है कि सर ये इंटरनेशनल इश्यूज है, सोचना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को भी बोलना चाहिए कम से कम। भारत का, मैं तो चाहता हूँ कि दिल से कि भारत का मुस्लिम कम्युनिटी बांग्लादेश की मुस्लिम कम्युनिटी को बोले कि ऐसा ना किया जाए। हाँ सर, जैसे मैंने देखा था कोलकाता में एक ये निकला था, चलो सबका राइट्स है, हमारे देश बहुत सुंदर है संविधान में। देखो, भारत का संविधान का एक बैलेंस देखो, आप पागल हो जाओगे। ये बाकी देश में नहीं मिलेगा आपको, प्राउड फील करना चाहिए आपको। मैं आपको क्यों इंटरनेशनल चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे। एक तो आपको मैं बांग्लादेश वाला रिसेंट सिचुएशंस बताया, इसराइल के साथ पैलेस्तीन का लड़ाई है। इसराइल के लोग क्या है जाति में, धर्म में, यहूदी है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट रिलीजन। पैलेस्तीन के लोग क्या है, मुस्लिम। यहूदी के साथ मुस्लिम का, एक्चुअली बेसिकली वहां का जो लड़ाई है वो इकोनॉमिक लड़ाई है, हम लोग उसको धर्म के नाम पे जोड़ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं समझ गया।
तो इकोनॉमिक लड़ाई के बीच में मैं इकोनॉमी को साइड करता हूँ और यहाँ पर रिलीजियस लड़ाई को ला देता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहूदी लोग मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि पैलेस्टीन मुस्लिम है और इसराइल यहूदी। सर आप लोग लिबरल इंसान हो, प्लीज मेरे बात को कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे मत लेके जाना। मैं इंसानियत का ही बात कर रहा हूँ और संविधान का ही बात कर रहा हूँ। अब हमारा संविधान कितना सुंदर है देखो। जब पैलेस्तीन पे अटैक किया इसराइल, सॉरी पहले तो पैलेस्तीन ने अटैक किया, वो एक हमास बोल के ग्रुप था, उसने पहले इसराइल पे अटैक किया। फिर इसराइल तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, छोटा है बट इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। अच्छा, इकोनॉमिकली इंडिया और इसराइल दोस्त है कि दुश्मन है? बहुत अच्छा दोस्त है। हिस्टोरिकली इंडिया के साथ इसराइल का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और आज भी बहुत अच्छा है। तो इंडिया के साथ इसराइल का रिलेशनशिप अच्छा है। पैलेस्तीन एक्चुअली एज ए कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है, बुरा है का बात कुछ है नहीं, क्योंकि पैलेस्तीन बाद में, थोड़ा बाद में बना है। मैंने पैलेस्तीन का एक्चुअली कोई रिकॉग्निशन नहीं, लेकिन हमारे देश का उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब पूरा दुनिया, इस पे अमेरिका जैसे कंट्री, इसराइल भी और एज वेल एज और भी कुछ वेस्टर्न नेशंस इसराइल को एज ए कंट्री सपोर्ट नहीं किया कि वो कंट्री नहीं है। लेकिन हमारे देश में उस टाइम पे बीजेपी का गवर्नमेंट था और पैलेस्तीन का जो मैंने आइडेंटिटी है उसको सपोर्ट किया गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको अराउंड 96, 97, 98 के आसपास का टाइम। तो हम लोग पैलेस्तीन को एज ए कंट्री मानते हैं, ठीक है। अब वहां पर जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारे देश में, भारत में अलग अलग जगह में एंटी इसराइल रैली से निकला था, मैंने प्रो पैलेस्तीन रैली निकला था। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पर पैलेस्तीन में साधारण लोगों का जो इमेज दुनिया दिखा रहा था, स्पेशली क्योंकि इसराइल अटैक कर रहा है, बीवी बच्चे लोग, मैंने लोगों का, मैंने औरत लोग, मैंने महिलाएं बच्चे लोग मर रहा है, खराब दिख रहा है। तो हमास भी तो अटैक किया है, इसराइल पावरफुल है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया। तुम पावरफुल नहीं हो, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो तुम्हारे आम आदमी को तो प्रॉब्लम होगा। तुम इतना अगर वीक हो तो क्यों अटैक किया किसी को? तुम बात को इंटरनेशनली लेके जाते, कुछ और सोल्यूशन ढूंढते, है ना, बातचीत करके सुलझाते, अटैक काय को कर? जो भी हो, शायद मजबूरी होगा, या होगा, मैं उस पर बात नहीं करूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर पैलेस्तीन, प्रो पैलेस्तीनी रैली निकला, क्या सरकार ने कुछ बोला? भारत इसराइल का दोस्त है, हम चाहेंगे कि देश के लोग भारत का जो सिस्टम है उसी को सपोर्ट करें। लेकिन कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हुए बहुत रैली निकला, किसी ने कुछ नहीं बोला। सर अधिकार है आपका, करो ना। तो अगर उसमें रैली निकाला जा सकता है तो बांग्लादेश वाला जो प्रॉब्लम है इसमें क्यों नहीं रैली निकाला जा सकता? फ्रॉम मुस्लिम फैटर्निटी, मेरा बहुत दोस्त है मुस्लिम से, मैं यहाँ पर दोस्ती यारी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम का बात कर रहा हूँ। अगर उसमें निकाला जा, इंसानियत का बात कर रहा हूँ, अगर उसमें निकाला जा सकता है तो इसमें भी निकालना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये तो दिख रहा है सर, बांग्लादेश तो 90% मुस्लिम है। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे बांग्लादेश में 20 to 25% हिंदू था, पता नहीं बाकी हिंदू कहाँ चला गया। अभी वहां पर मैंने ठीक, वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश का रेशियो ऑलमोस्ट सेम था, 70-30। उधर भी 70% मुस्लिम, 30% माइनॉरिटी, इधर 30% माइनॉरिटी, 70% हिंदू, ऐसा सिस्टम पे ही ऑलमोस्ट डिवाइड हुआ था। तो उसके बीच में जहां जहां कुछ पॉकेट्स में बुद्धिस्ट लोग, ये लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, धार्मिक प्रॉब्लम को लेके एक अनबन हो सकता है, लेकिन वेर इज दी ह्यूमैनिटीज? बिग क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे हिंदू लोगों को भी कई बार बस प्रॉब्लम हुआ है जहां पर मुस्लिम के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है। तो हर चीज में आवाज उठनी चाहिए। मैं जस्ट कुछ करंट प्रॉब्लम को लेके बात की, ठीक है। आप लोग प्लीज बात को अलग लेवल पे लेके मत जाना, ठीक है। मैं जस्ट कुछ करंट प्रॉब्लम जो है दुनिया में दिखाई दे रहा है, मैं जस्ट उस पॉइंट को आप लोगों के सामने जस्ट कनेक्ट किया, और कुछ नहीं। मैं किसी को छोटा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा ऐसा दिखाने के बारे में नहीं किया। शायद आप बोलोगे सर बात ही ना करते अच्छा होता। नहीं सर, मेरे को लगता है कि इतना पढ़ाने के टाइम पे इतना कंजूसी का सोच अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप समझ रहे हो संविधान का कितना लिबरलिटी? देखो आप, हमारा देश, अच्छा ये चाइना होता, अगर कोई एंटी चाइना बात रेज करता, क्या होता? चाइना के केस में फाइट मैंने शूट आउट तो नहीं करेगा, जेल में डाल दे। अगर ये नॉर्थ कोरिया होता, कोई एंटी नेशनल काम करता, मैंने जो सरकार का सोच है उसके अगेंस्ट में कुछ सोचता,
तब तो मरना तय है। हाँ? किम जोंग, है ना, सीधा उड़ा देगा। तो भारत मूर्खों का देश है, यहाँ पर इलिटरेट लोग बहुत है, फिर भी लिबरल माइंड है। यही भारत के संविधान का खासियत है, यही दुनिया इतने प्रॉब्लम के बावजूद एक लोअर मिडिल क्लास से एक मिडिल क्लास कंट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा देश इतना लिबरल सोच रखता है। तो इसके जड़ में, सोच में कुछ तो स्पेशलिटी होगा, नहीं तो ऐसा कैसे बना रहा है। थिंक करना, सोचना। मैं आपको थोप नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फोर्सफुली जान लो जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया गवाह है, वर्ल्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वर्ल्ड का ये जो कहना है, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, और आपके सामने मैं कुछ ऐसे मैंने प्रमाण भी दिया कि बाकी देशों में कैसे चलते हैं, और हमारे देश इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी सरकार किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है। तो हमारा संविधान का बेस में कौन है, क्या है, कैसे है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बात समझ में आ रहा है सर? तो सिटीजन वर्सेस सिटीजन, गवर्नमेंट वर्सेस क्या बोलते हैं इसको, अच्छा, द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोर्ट्स। बेसिकली बोलता है द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोर्ट्स। माने यहाँ पर कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ कोर्ट्स होते हैं। सर कोर्ट्स और एक्ट्स में क्या फर्क है? सर एक्चुअली एक्ट का मतलब और कोड का मतलब ऑलमोस्ट सेम बात है। कोड माने यहाँ पर पासवर्ड कोड नहीं, कोड माने लॉ को ही कोड बोल रहे हैं कि भाई आपको कुछ, जैसे इंग्लिश में कोड है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, हाँ हाँ, इंडियन पेनल कोड माने कुछ सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम पे आपको चलना है। लॉ भी वैसा ही बात करता है, एक्ट भी वैसा ही बात करता है। तो रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस एंड प्रमोशंस ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द फेयरनेस, सबको एक इक्वल राइट देना, सबको जस्टिस देना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे बड़ा बात सर कि देश के डेवलपमेंट के हित में काम कर, जिसमें देश को उन्नति हो। उन्नति माने सिर्फ पैसा वाला उन्नति नहीं सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन्नति का मतलब या डेवलपमेंट का मतलब कि आप पैसे से बड़े हो जाने से ही आपका डेवलपमेंट है, ये जो एक सो कॉल्ड सोच चलता है ना, प्लीज इसको मत सोचिए। उन्नति हर एंगल से होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर कंट्री डेवलप होता है। In the hierarchy of courts, the Supreme Court is at the top, followed by the High Courts and District Courts. Decisions of a High Court are binding in the respective state, but are only persuasive in other states. Decision of the Supreme Court are binding on all High Courts under Article 141 of the Indian Constitution. ये सब आर्टिकल नंबर वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप लोगों को कोलकाता वाला जो गंदगी है, कांड तो बहुत गंदा है ना, इसलिए गंदगी बोल रहा हूँ। कोलकाता में जो गंदगी हुआ है, इस गंदगी को पहले हाईकोर्ट ही डील कर रहा था, कोलकाता हाईकोर्ट। लेकिन सुओ मोटो मैंने ओन मोशंस पे सुप्रीम कोर्ट इस केस में खुद आया, क्योंकि केस इतना गंदा है, इतना भयंकर है, सुप्रीम कोर्ट बैठे नहीं रह पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट का या एक सिटी का इशू नहीं है, ये सीरियसली एक बहुत बड़ा सामाजिक इशू है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये केस, मैंने बेसिकली देश के जो बड़े बड़े टॉप थिंकर्स हैं, इन्होंने डिसीजन लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली होगा, चीफ जस्टिस एंड बाकी जो है, इन्होंने इसीलिए डिसीजन लिया कि इस केस को हम लोग लेते हैं और डिसीजन ऐसा सुनाएंगे जो पूरे देश में लागू। इसलिए ये लोग टाइम ले रहा है और एक ऐसा नियम बनाएगा इसके ऊपर बेस करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम लेना है लो सर, ठीक है, जस्टिस दो और ऐसा नियम लागू करो जो पूरा देश इसके बारे में सोचने में मजबूर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। इसका मतलब है कि अगर मानो हाई कोर्ट कुछ डिसीजन देता तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तो वो बाकी हाई कोर्ट्स को मानना, ठीक है। और ये केस टू केस डिपेंड करता है कि कब हाई कोर्ट के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट बात करता है। ऐसे तो नॉर्मली हाई कोर्ट में ही केस जाना चाहिए, जो जहां का लोकल होगा वो केस पहले लोकल, मैंने अगर पहले तो एक्चुअली क्या होता है मैं अभी आपको बताऊं, पहले लोअर कोर्ट्स होते हैं। सपोज मानो इस एरिया में अगर कुछ नॉर्मल चोरी डकैती का केस होता है या फिर किसी का इंसल्टिंग का कोई केस होता है, तो क्या पहले तुम हाई कोर्ट चले जाओगे? पहले तुम लोअर कोर्ट में जाओगे, जिसमें जिसको हम लोग जज कोर्ट बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं,
या सेशन कोर्ट बोलते हैं। जैसे मानो यहाँ का जो लोकल कोर्ट है वो 12/7 है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कोलकाता नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट का, ये जो हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हैं सर, केशवपुर एरिया में, यहाँ का जो जुरिस्डिक्शन है वो 12/7 है, क्योंकि ये कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आता। ये कोलकाता मेगा सिटी के अंदर आता है, लेकिन इसका जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिएगा बहुत सारे में एड्रेस जब आप लिखते हो तो एड्रेस में आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन करते हो उसमें लिखते हो नॉर्थ 24 परगनास। तो नॉर्थ 24 परगनास का जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है वो है 12/7। 12/7 में ही कोर्ट है, और उसी 12/7 में जाके ही आपको पहले केस करना पड़ेगा। फिर 12/7 कोर्ट अगर इस केस का कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पाती, या फिर जिसके साथ मैंने जो एग्रीड पार्टी है जिसको लग रहा है कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, वो अपील करना चाहता है। अगर मानो उसको समझ में आ गया कि भाई वो गलती है, वो किसी भी कोर्ट में जाए अल्टीमेटली उसे ही गलत किया जाएगा, तो फिर वो फर्दर जाएगा नहीं। लेकिन अगर उसको आशा है कि नहीं वो गुनहगार नहीं है या फिर उसने गलती नहीं किया, तो हायर कोर्ट में जाएगा। तो इन दैट केस फिर जज कोर्ट से केस हायर कोर्ट में माने हाई कोर्ट में जा सकता है। फिर अगर हाई कोर्ट का डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाई कोर्ट का डिसीजन ही लागू हो जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को भी आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। एग्जाम्पल के रूप, एक्चुअली मुझे सब देखो केस रिलेटेड मैटर होगा तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ ही जाएगा, है ना। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन फिर भी आ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली केस माने क्या, कंट्रोवर्सी। तुम हाँ बोल रहे हो, मैं ना बोल रहा हूँ, दैट इज वाई इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। आर्चिकर वाला केस का जो जिसके ऊपर मेन एक्यूज है, जो पूरा दुनिया जिसको दोषी मान रहा है, एक डॉक्टर है जो वहां का कॉलेज प्रिंसिपल है, संदीप घोष जिसका नाम है। ये जो बंदा है, इन्हीं के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा लोग बौखला गया है। तो पहले तो इनके अगेंस्ट में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, फिर बाद में पब्लिक के प्रेशर में आके अल्टीमेटली उनको पकड़ना पड़ा। पकड़ने गया तो फिर उनके अगेंस्ट में जो जिस प्रॉब्लम को लेके जो प्रॉब्लम हुआ है, जो गंदगी हुआ है, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए गंदगी बोल रहा हूँ। जो गंदगी हुआ है वो गंदगी पहले उनके ऊपर उसका चार्ज देना चाहिए था, लेकिन वो चार्ज का कोई प्रूफ उनके ऊपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे प्रूफ को हटाया गया है। तो उनको पकड़ने के लिए सीबीआई मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल का है, उनको पकड़ने के लिए सबसे पहले ये लोगों ने उनके घर को गया, फिर उनके प्रॉपर्टीज को देखा, उनका सैलरी देखा, और उनका नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हुए इनको एक सिंपल चीज पता चला कि भाई आपका जो इनकम लेवल है और आपका जो प्रॉपर्टी है ये बहुत मिसमैच कर रहा है। इतना पैसा आपको कहाँ से मिला, आपके नाम पे इतना बड़ा बड़ा घर कहाँ मतलब क्यों है, आपके नाम पे बांग्लो क्यों है, आपके मिसेस के नाम पे भी कहाँ से होगा, आपका मिसेस तो हाउस वाइफ है। तो आप एक कॉलेज के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो या डीन हो, तो उसके हिसाब से आपका जो सैलरी है मे भी 2 लाख 2.5 लाख जो भी होगा 1.5 लाख, उस हिसाब से आपके पास करोड़ों का संपत्ति कैसे आ सकता है? बिग क्वेश्चन। इसका मतलब फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज मस्ट बी देयर, और कुछ प्रमाण भी उनको मिला, तो सीबीआई ने उनको इस चार्ज के अंदर कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेना समझते हो ना, पूछताछ करने के लिए अब पुलिस कस्टडी में रहेगा। जेल होगा कि नहीं होगा वो तो केस प्रूव करने के बाद। तो जब पुलिस कस्टडी में इनको लिया गया तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ दिन तो रहा, क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई किया था, मैंने अपील किया था कि मेरे अगेंस्ट में जो केस सीबीआई दे रहा है और जिसका तो केस जो हाई कोर्ट मैनेज कर रहा है, ये पहले तो हाई कोर्ट ही था एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आ गया। तो फिर उन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनका पूरा का पूरा केस मैंने जो भी अपील कर रहा था कि मेरा कोई फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज नहीं है या फिर इस केस के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसका केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम अपील कर सकते हो, अब कोर्ट के ऊपर है कि वो केस को लेगा कि नहीं लेगा, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको बस रिसेंट केस से क्यों जोड़ा, कनेक्ट कराने के लिए। ऐसे तो बहुत केस है, समझ में आ रहा है सर? तो प्रमोशन ऑफ, तो फिर कोर्ट का क्या काम है, रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोर्ट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, promotion of fairness among the citizens of the land. In the hierarchy of court, the Supreme Court is at the top, followed by the high courts and district courts. Decisions of the high courts are binding in the respective state, but are only persuasive in other states.
Decisions of Supreme Court are binding on all high courts under Article 141 of the Indian Constitution. In fact, the Supreme Court decision is the final word of the on the matter. इसके ऊपर और कोई बात नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर कोई चाहे तो उसमें बात कर सकते हैं, बट वो भी ऐसा भी प्रॉपर नियम नहीं है, डिपेंड करता है. मैंने नॉर्मली देखा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दिया, फांसी मैंने वो सजाए मौत, पेनल जो होता है इंडियन पेनल कोड का, उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है, प्रेसिडेंट अगर हो सके तो उसको मर्सी कर सकता है, वो अपील कर सकता है प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट अपने पर्सनल अथॉरिटी को यूज करके, जैसे करेंटली कौन है, वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू, थैंक यू सर, वो कर सकता है. समझ में आ रहा है सर कोर्ट सिस्टम कैसे चलता है. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशियरी. वेरी बेसिक पॉइंट था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 Jan 1950. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंटली, करंट कौन है, सीजीआई कौन है अभी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन बोलेगा सर कोई. करेंटली हमारे देश का चीफ जस्टिस कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो आरजी कर वाला केस का सुनवाई कर रहा है सर, क्या नाम है उनका, कोई तो बताओ, एनीवन. अरे गूगल मत करो यार. चलो चलो गूगल करके ही बता दो, आप लोग कनेक्टेड हो. हट, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक से देख, तो यशवंत या कुछ बोला, धनंजय यशवंत, और धनंजय, अच्छा उनका फुल फॉर्म यही है, मेरे को नहीं पता था, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़. आप लोग कनेक्टेड हो सर ऑनलाइन में, किसी का आवाज नहीं आ रहा है. यस सर, यस सर, ठीक है सर. डीवाई चंद्रचूड़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि शुरू से लेकर कितना सी जा रहा है सबका नाम बताओ, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए. कम से कम करेंटली कौन है इतना पता करना चाहिए. अच्छा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126. सर आर्टिकल क्या है बताता हूँ. बेसिकली आर्टिकल एंड सेक्शन सबसेक्शन. आर्टिकल के ऊपर बोला गया है कि किसको क्या पावर है नहीं है, ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल के अंदर बोला गया है. आर्टिकल 126 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाईएस्ट पावर देता है. ठीक है. द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 7 मेंबर्स. तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल मेंबर्स होते हैं, बेंच होते हैं, बेंच माने लॉयर्स का बेंच होता है, जजेस का, वो जजेस का जो बेंच होगा उसमें मेंबर्स होते हैं. ठीक, किसी भी सुनवाई में वो लोग डिसीजन देते हैं, उसमें फेवर एंड अगेंस्ट भी होता है. अगर मैक्सिमम लोग सपोर्ट किया तो उसको पास किया जाता है, अगर मैक्सिमम लोग अगेंस्ट में गया तो वो पास नहीं होता है. हाँ हाँ, जूरी का ही, जूरी बेंच का ही बोल रही है, इसी को जूरी बोलते हैं. जैसे मानो इंडिया में बहुत भयंकर भयंकर चीजों में डिसीजन लिया गया है, भयंकर माने इन द सेंस वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है. देखो नॉर्मल बात तो दिमाग में खबर में नहीं आता है, कॉन्ट्रोवर्शियल बात ही तो खबर में आते हैं. एग्जाम्पल के रूप में राम मंदिर डिसीजन, ठीक है. सेकंड एक बहुत भयंकर बात था ट्रिपल तलाक केस. ठीक है, सायरा बानू हैदराबाद का एक लेडी जिन्होंने अपील किया था कि ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए. ठीक है. राम मंदिर का जो केस था, इसमें बेसिकली पहले लोगों को लगा कि ये धार्मिक केस है. ठीक है, हिंदू बोल रहे हैं हम बड़ा, मुस्लिम बोल रहे हैं हम बड़ा, ऐसा चल रहा है. लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई धार्मिक केस था ही नहीं, ये था पार्टीशन सूट. वो जगह किसका है, वो पार्टीशन सूट था, वो जगह किसका है. इसके लिए ऐसे बहुत बातचीत हुआ है. जैसे सिंपल एक कुछ पहले तो कुछ मैंने नॉर्मल बात था, जैसे जब लॉजिक दिया जाता है कि बताओ कि आप बोल रहे हो कि जैसे हिंदू पक्ष क्या बोल रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में ही होना चाहिए, ऐसे अगर तुम स्पिरिचुअल किताब ढूंढोगे अयोध्या का जिक्र हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही मिलेगा, कुरान के अंदर थोड़ी ना अयोध्या का कोई बात होगा, है ना. तो ऐसे ये राम मंदिर के यहाँ पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता था बाल ठाकरे, शिवसेना पार्टी का. उनको पूछा गया था कि आपको कैसे पता कि अयोध्या में ही राम मंदिर है, माने राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था. तो बोलते देखो भाई, हमारा जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स है हिंदूज का, उसमें तो लिखा है अयोध्या है. लेकिन अगर तुम ऐसे बोलोगे
तो मैं भी, तुम गुंडागिरी से पूछोगे, रिपोर्टर पूछ रहे हैं, ठीक है, लिबरल रिपोर्टर से, तो फिर हम भी गुंडागर्दी में ही जवाब देंगे, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ही ऐसा है, तुम बेसिकली मेरे को भड़काना चाहते हो, तो मैं भड़काऊ ही आंसर दूँ। तो रिपोर्टर ने पूछा, अयोध्या में राम मंदिर था, इसका क्या प्रमाण है? बोले नहीं, राम मंदिर तो पाकिस्तान में था। अच्छा चलो, तो फिर क्या, ये भी बोला कि तो फिर राम मंदिर क्या मक्का में होना है? मोहम्मद जी का जन्म क्या अयोध्या में हुआ है? बिग क्वेश्चन ना। स्टार्टिंग कंट्रोवर्सी ये सबसे हुआ है। पूरा उन्हें दुनिया का हर स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि भाई राम मंदिर, राम जी का जन्म स्थान या उनका जो पूरा ये है अयोध्या में ही है। तो लेकिन राम का भारत में कोई मंदिर नहीं जहां उनका मेन है। तो ये बहुत दिनों का डिमांड था सर, लेकिन क्या है ना, लास्ट 400 साल में हिंदू का आवाज कोई नहीं सुना। क्यों? ब्रिटिश आने के बाद इनके लिए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, इनको क्या ही फर्क पड़ता है। और उससे पहले तो मुगल का रूल चल रहा था, जो इस्लाम के शासन में ही बेसिकली इस्लामिक कॉन्सेप्ट में चला रहा था देश को। तो जो यहाँ का जो मेन रिलीजियस ग्रुप है, माने जो मेन प्रैक्टिशनर्स है, इनका बात कोई नहीं सुन रहा। ये 2014 में आके इवन देश अलग होने के बने ठीक होने के बाद भी कांग्रेस जो था, ये सब केस को सुनना ही नहीं चाहता, टोटल इग्नोर। 2014 में एक ऐसा पार्टी आया, ये बीजेपी को आने का क्या कारण क्या है, बीजेपी क्यों आया? ये समय का मांग था, समय का मांग था। बीजेपी को लाने के पीछे हिंदू लोगों का एकजुट होना, जो इतना दिन में एकजुट नहीं हो रहा था, वो बोला भाई अब एक बंदा है, एक पार्टी है जो हमारा बात कर रहा है, अच्छा बुरा पता नहीं, बट कम से कम हमारा बात कर रहा है, तो हम इनको वोट देंगे। दिया, चल रहा है। पहले भी एक बार कोशिश किया था 98 के आसपास में, 4-5 साल चला था, लेकिन उसके बाद फिर से इतना इकट्ठा नहीं हो पाया। जिस तरह से चलता है, ठीक है, तो इतना साल बाद बात करने का मौका मिला है, सरकार का भी सपोर्ट है, कोर्ट ने भी अब पार्टीशन छूट में प्रमाण दिया, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पर बातचीत हुआ। बहुत मुश्किल होते हैं सर, ये सब डिसीजन देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोग बोला था कि उसमें मुस्लिम पक्ष का भी सुना गया, उनको भी प्रमाण देना पड़ेगा। आप बताओ कि वहां पर जो मस्जिद आपने बनाया, प्रमाण करो कि वो तोड़ के नहीं बनाया। अब लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट, ताकि देश के अंदर प्रॉब्लम ना बढ़े, इसलिए बोला गया कि तोड़ के नहीं बनाया गया, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा, ताकि लोगों के अंदर भड़कावाद ना हो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तोड़ के नहीं बनाया गया ये जस्ट टू इजीनेस ऑफ द सिचुएशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये समझाया, और दोनों पक्ष को सुनने के बाद, कि वहां पर राम मंदिर था, इसका पूरा प्रमाण हिंदू पक्ष ने दिया, विथ ऑल एविडेंस एंड प्रूफ्स। उसके लिए इंग्लैंड के म्यूजियम से तथ्य लेके आया गया, अफगानिस्तान में भारत का कुछ पुराना स्क्रिप्चर्स था, वहां से लेके आया गया, ईरान के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन था, वहां से लेके आया गया, चाइना से एंड जापान से भी डॉक्यूमेंटेशन था, वहां से लेके आया गया। ह्यूमन सांग ऐसे करके कुछ पुराने टाइम पे कुछ लोग हमारे देश में आया था, 700-800 साल पहले, उनके डॉक्यूमेंट्स में भी जिक्र किया गया है। और हम हमने देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं मानेंगे, फॉरेन स्क्रिप्चर्स को भी लाया गया, सब स्क्रिप्चर्स जब एक हुआ, और उसमें कुछ पुराने ऋषि हैं जो जिनको नॉलेज है, उन्होंने बताया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट बातें हुआ डिसीजन देने। ऐसा नहीं कि हिंदू पक्ष का है तो दे दो, तब तो ऐसा करे तो अगर बारो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे मेरे को बोला है कि ऐसा करने से तो हिंदू लोग अपना मनमानी करता ही रहेगा। तो फिर ऐसा करने तो भारत अगर एक हिंदू देश बनना चाहेगा, तो फिर भारत में तो मस्जिद होना ही नहीं चाहिए, या फिर क्रिश्चियन का गिरजा भी नहीं होना चाहिए, सिख का गुरुद्वारा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ बोला जा रहा है? जो सदियों से एक केस पेंडिंग था, एक मांग था कि भाई हमारा राम जी का जन्म स्थान को छोड़ दो, वो हमारा है। 3 चीज मांगा है, मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या, जो हिस्टोरिकली एंड माइथोलॉजिकली भारत के धर्म के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, और कोई चीज पे मांग नहीं है। मथुरा, काशी, वृंदावन, यहाँ पर हिंदू प्रैक्टिस होते हैं, इस जगह को आप हिंदू लोगों के लिए छोड़ दो, बिकॉज ये हिस्टोरिकली प्रूव है, माइथोलॉजिकली प्रूव है। दैट्स द डिमांड, और कुछ नहीं चाहते। और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को धीरे धीरे फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं किया, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कितना टफ होता है सरकार के लिए, ये सॉरी कोर्ट के लिए, ये समझाने के लिए पॉइंट को उठाया। आप भी पढ़ाई करो, जानो, फालतू में तर्क मत।
चिल्लाओ मत। चिल्लाने से पहले पढ़ाई क्या करो, कहाँ है, क्या है, क्यों है, लॉजिक भी सोचो, क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है। और खबर देख के, न्यूज चैनल को देख के डिसीजन मत दो, एक तो फेवर में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा। न्यूज चैनल वाले का कोई पता नहीं सर। कुछ न्यूज चैनल हिंदू के बने बीजेपी फेवर में बात करेगा, कुछ न्यूज चैनल एंटी बीजेपी बात करेगा, तो नॉर्मल है, जिसका जब चलता है। सर इतना इतना कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानना सर। जी सर, क्या है ना, बहुत लोगों का इमोशनल एक कनेक्शन है। कोई सोच ही सकता है कि सर हम लोगों को खराब बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा सर को नहीं बोलना है। मैं सर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्यों हुआ था। अच्छा, ट्रिपल तलाक भी तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। वर्ल्ड के बड़े बड़े जो मुस्लिम देश है, जो डेवलप मुस्लिम देश है, वहां पर ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट कब हटा दिया गया। पर ये क्या है, व्हाट्सएप में 3 बार तलाक 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 बोलेंगे, ट्रिपल डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन उसको सब रियलाइज किया क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसने उसके बाद ही 3 साल और उनके साथ शादी कर दी। इससे जो बहुत से पहले अभी उसने अपना नया बैंक खोला है, सिर्फ अभी अपना बैंक खोला है, तो उनका बैंक का नाम ही है डिवोर्स। डिवोर्स, हाँ, उसको सब लोग जब फेस करते हैं। बैंक का नाम खुला है डिवोर्स। हाँ, अपना कंपनी खोला है, कंपनी का अच्छा, डिवोर्स। नहीं ये बहुत बड़ा डिसीजन था, ये जो ट्रिपल तलाक का डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कौन से युग में हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स के हाँ ऑब्वियसली पॉलीगमी के अगेंस्ट में तो जाना ही चाहिए। पॉलीगमी क्या है सर, लड़की लोगों को शोषण ही होता है और कुछ नहीं होता। कोई भी किताब बोले, है ना, जैसे हमारे पुराने हिंदू शास्त्र में बीच में ऐसा कुछ पॉइंट आया था जहां पर सतीदाह था, तो सिर्फ जस्ट बेसिकली सतीदाह को वहां पर स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो उसको मानना पड़ेगा, मजा अलग है। किताब में लिखा है तो मानना पड़ेगा। अरे भाई समय के साथ ये चीजें चेंज होते हैं, ऐसे थोड़ी है। हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से आर्टिकल में बोला है, ये सब पॉइंट डाउन करना पड़ेगा। लिखने का आदत करिएगा सर कॉपी में। मैं तो लिखाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना सारा चीज बोलना होता है, तो मेरा ये रैंडम बातें मैं लिखा नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेन डाउन करने का आदत करो, ठीक है, कि सर कौन से पॉइंट में गोला कर रहा है, किस पॉइंट को फोकस कर रहा है। बीच बीच में मैं आप लोगों को कहानी तो सुनाता रहूंगा, लेकिन मेन पॉइंट्स बोलने से थोड़ी होगा। The highest court of appeal in each states and union territory is the High Court. Article 214 of the Indian Constitution states that there must be a High Court in each state. The High Court has appellant, original jurisdiction, and supervisory jurisdictions. However, Article 227 of the Indian Constitution limits a High Court supervisory power. In India, there are 25 High Courts. भारत में कितना High Courts है सर? 25. One for each state and union territory, and one for each state and union territory. वन फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, या रिपीट कर दिया क्या एक ही बार, वन फॉर ईच स्टेट, रिपीट कर दिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे जगह है, 6 स्टेट्स शेयर्स अ सिंगल हाई कोर्ट। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सिंगल हाई कोर्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 6 स्टेट्स एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है सर, क्यों? हम लोग तो जानते हैं कि सब अलग अलग स्टेट है। सर सब स्टेट अलग हो सकता है, बेसिकली दे आर ऑल इन दी अहोम रीजियन। अहोम इन द सेंस आसाम डिनास्टी, ठीक है। अहोम डिनास्टी या आसाम जिसको आज नाम पड़ा है, ठीक है, वो एक्चुअली अहोम डिनास्टी हुआ करता था। वो अहोम डिनास्टी का ही पूरा इंटायर एरिया है। लेकिन हाँ, उसी डिनास्टी से हो सर, बहुत पावरफुल डिनास्टी था सर आपका अहोम डिनास्टी। उसी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट हो आप, अहोम डिनास्टी का डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। अरे बाप, अच्छा शिवसागर कैपिटल था उसका, तब तो पूरा ही होगा सर। देखो सर, बात कर रहे हिस्ट्री का, बंदा बैठा है, इमेज फोटो खींच के रख लेता एक्चुअली हम लोग कोई ना कोई डिनास्टी से ही बिलोंग करते हैं। जैसे मैं जिस जाति का हूँ, ठीक है, मेरा जो एंसेस्ट्रल जाति है वो कृष्ण भगवान का जो जाति है वो जाति। कृष्ण भगवान का माने
जहां पर वो मैंने यशोदा का जो फैमिली है, उनका जो जाति है, उन जाति से मेरा फैमिली का डिसेंडेंट है। और मैं इसका थोड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ भी लिया। हमारे एंसेस्ट्रल फैमिलीज में, मदर्स के साइड में एज वेल एज फादर्स के साइड में, मैक्सिमम फैमिलीज में ही ना ये स्वीट्स का, दूध का, ठीक है, इस रिलेटेड काम ही ज्यादा है। और कृष्ण भगवान का जो, जहाँ पर वो यशोदा मैया का जो फैमिली है, ठीक है, नंदलाल, ठीक है, मैंने कृष्ण भगवान का जो बेसिकली इनको गोद लिया था उन्होंने ना, तो उनके फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वही काम करते थे। समझ रहे सर? जैसे मैम का एक दिन में हम लोग एक्चुअली विचार करते हैं, कोई ना किसी ना किसी डिनास्टी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो फिर मैम का करने लगे तो मैम का पता चला कि मैम लोग राम की फैमिली से बिलोंग करता है। दो चीज होता है, एक होता है चंद्रवंशी, एक होता है सूर्यवंशी। राम सूर्यवंशी थे और कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर तुम जैसे भारत, जैसे तुम लोग देखना, जो लोग एज पर हिंदू सिस्टम में पूजा के टाइम पे पूजा देते हो ना सर, पूजा देने के टाइम पे गोत्र पूछते हैं, जानते हो? एज पर हिंदू सिस्टम, जब पूजा होता है ना, सपोज किसी भी भगवान के सामने तुम पूजा लगाते हो तो तुम्हारा गोत्र पूछा जाएगा, ठीक है, कि किस तुम्हारा फैमिली का गोत्र क्या है, ठीक है। तो वो गोत्र पूछने से ना एक नाम होता है, वो नाम एक्चुअली किसी ना किसी ऋषि का होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में, किसी किसी का गोत्र होता है काश्यप। हो सकता है कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है। तो काश्यप गोत्र जिसका होता है, दे आर बेसिकली डिसेंडेंट ऑफ काश्यप ऋषि। और काश्यप ऋषि बेसिकली, जो कश्मीर है, ये कश्मीर उनका है, कश्यप ऋषि का है, इसलिए कश्मीर। समझे कुछ? बहुत बात है सर, चालू करूंगा तो ये सब भूल के वही सब भी चालू हो जाओगे। कश्मीर को लेके एक बहुत सुंदर सा एक गाना है, उसमें बोलते हैं, ऋषि कश्यप के तप ने तुझे तपाया है तुझे, ठीक है। कश्मीर को लेके बहुत सुंदर सुंदर एक नहीं, पुराना गाना है। चलो, 6 states शेयर a single high court, that is मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सबका मिला के एक ही हाई कोर्ट है सर। हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में क्या करने जाओगे? एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट्स। अभी मैं फंडामेंटल राइट्स में ही जाऊंगा सर, उसी में स्टार्ट किया था, उसी में खत्म करूंगा। फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट्स बाय फाइलिंग ए राइट अंडर आर्टिकल 226। ये राइट क्या है? ये कौन सा राइट? देखो, WRIT राइट। ये राइट होता है आदेश, ऑर्डर, नॉट WRIGST राइट या फिर RIGST राइट, वो वाला राइट नहीं। ये राइट क्या है? कोर्ट का ऑर्डर, उसको राइट कहते हैं, ठीक है। 5 राइट्स होते हैं संविधान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताता हूँ सर, यहाँ पर एक कॉमन जनरल नॉलेज है, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? सर, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट। क्यों? ये जो कोर्ट सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश पीरियड का है, और कैलकाटा ब्रिटिश का कैपिटल था। कैलकाटा ब्रिटिश जमाने में भारत का कैपिटल था, फ्रॉम 1700 अप्रोक्स से अप्रोक्स 1911 तक था। 1911 से ऑफिशियली दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, लेकिन दिल्ली में कैपिटल मैंने पूरा पूरी बना नहीं था पार्लियामेंट, तो 1930s तक कलकत्ता भारत का कैपिटल के रूप में काम किया है, 1930 साल। अब जो लोग कोलकाता का है वो लोग सोच रहे हैं, बस ये तो गंद खराब है, बंगाल के साथ खराब हुआ है ना, यहाँ पर था, उधर लेके चला गया, ये बंगालीज के साथ अन्याय। नहीं सर, कोई अन्याय नहीं हुआ है। मेरे फैमिली में मेरे पापा के साथ भी मेरा इस तरह से पापा पापा थोड़ा सा, नहीं ये देखो कोलकाता से किस तरह से कैपिटल को हटा दिया, ये बंगालीज के साथ खराब हो रहा है, ठीक है। मैं बोले पापा आप ना चुप ही रहो। बोले क्यों? पापा गुस्सा हो जाते हैं, बोले तुम लोग कुछ नहीं जानते क्या, 2 4 सीख लिया, ज्यादा समझते हैं। अरे पापा, दिल्ली भारत का कैपिटल ना हिस्टोरिकली बहुत बार रहा है, एक बार नहीं। जितना पुराना हिस्ट्री में जाएगा दिल्ली को ही कैपिटल पाएगा। पूरे भारत का कैपिटल जितना पुराने जमाने में जाओगे, मैक्सिमम टाइम तुमको दिल्ली मिलेगा।
वेरी फ्यू टाइम्स पे थोड़ा अलग अलग जगह को कैपिटल देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम टाइम दिल्ली इंडिया का कैपिटल रहा है, दिल्ली या आगरा एरिया। तो हिस्ट्री दिल्ली क्यों है, उसका मेन रीजन है दिल्ली का पोजीशंस, वैसे पोजीशंस पे है जहां से पूरा भारत कंट्रोल किया जा सकता है। तो एकदम सही है, दिल्ली ही कैपिटल होना चाहिए, चाहे कितना भी भेदभाव हो जाए, किसी के साथ भी हो जाए। मैं बंगाली होके बोल रहा हूँ सर। महाभारत में एक घटना घटा था जिसमें कौरव और पांडव का कहानी बोला गया है। कहानी बोलो या हिस्ट्री जो भी बोलो, उसमें जो पांडव पक्ष है जिनके साथ खराब हुआ था, जो 5 भाई लोग थे जिनके साथ कृष्ण भगवान था, आप लोग सुने होंगे ये सब कहानी थोड़ा बहुत, या किसी ने ज्यादा भी सुना होगा। तो कृष्ण भगवान और 5 पांडव को क्या दे रहा था, उनका राइट्स दे रहा था कि भाई तुम अपना अधिकार मांगो, क्योंकि जो कौरव पक्ष है जिनके पास 100 भाई है, ये लोग 5 भाई लोगों को नहीं दे रहा था क्योंकि ये दूसरे पिता का है। तो ये जैसे आजकल भी फैमिली में चलता है पार्टीशन। तो ये महाभारत के समय में इस बात को हिस्टोरिकली देखा गया था। अब उसमें जब पांडव को एक जगह दिया गया जो बाद में भारत का कैपिटल बना, उस जगह का नाम है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ आज के डेट में हमारा जो सी इंस्टीट्यूट है ना, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सी इंस्टीट्यूट का दिल्ली का एड्रेस निकालो, उसमें लिखा रहेगा इंद्रप्रस्थ मार्ग। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सर? तो वो इंद्रप्रस्थ जो है, वो उस समय में भी भारत का कैपिटल हुआ करता था, जो आज से मे बी 5000 6000 ईयर्स एगो। तो दिल्ली भारत का कैपिटल जो कितना बार रहा है, इसका कोई खत्म नहीं है। सर आप कहाँ कहाँ से जोड़ते हो? अरे सर जोड़ता कहाँ हूँ, मैं थोड़ा ढूंढता रहता हूँ और कुछ नहीं। और हाँ सर, ऐसे हाँ, इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता रही कि भाई कहानी नहीं बता रहे कि एक जगह का नाम इंद्रप्रस्थ ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, है ना। 2 जुलाई 1862 कोलकाता हाई कोर्ट एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने बनाया था ताकि इंडिया को और जबरदस्त शासन किया जाए। ठीक है, इनका तो मेन यही ऑब्जेक्टिव था, इनको और लूटा जाए। भयंकर लूटा है भाई, इतना तो और कोई नहीं लूटा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको पहले ही बोला था, बिलो द हाई कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस डील विद सिविल लॉ मैटर्स, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, क्लेम्स एंड डैमेजेस। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना बिजनेस लॉ में, शाम को ही है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअली, मानो आपके साथ किसी का कुछ डील हुआ था कि इतना सारा चीजें इतने टाइम के अंदर मेरे को बेचना है, आपने पैसा दे दिया, बंदा ने आपको सेल नहीं किया, तो डिस्प्यूट हो गया, है ना। तो ये सब जो छोटा छोटा डिस्प्यूट रहता है, इसके लिए कहाँ जाओगे, है ना। कोई तो कहीं तो जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है सर। क्लेम्स डैमेजेस, मानो आपका प्रॉपर्टी था, कोई छीन लिया, तो प्रॉपर्टी मैटर को डील करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाओगे। हाई कोर्ट बड़ा मैटर में होता है, छोटा छोटा मैटर में पहले लोकल लेवल में ही सल्टा दो लोकल कोर्ट को। और लोकल कोर्ट का ये सब केस हाई कोर्ट में तभी जाता है जब वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जब वो नेशनल इंटरेस्ट में आता है, अदरवाइज नहीं। मैं आपको कुछ केस बताऊंगा, जैसे एक पुराना केस है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इमेज को चेंज करके रख दिया था, केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुने होंगे शायद, अगर नहीं सुने होंगे तो आगे तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा। केरला वर्सेस केरला स्टेट वर्सेस केशवानंद भारत। ये केस एक्चुअली ये लैंड ओनिंग के लिए ही है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। द कोर्ट ऑफ सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स आल्सो। लोकल एरिया में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगा, कौन उसको संभालेगा। মনস্বী आई थिंक তুই কানেক্ট করতে পারছিস না কথাগুলো, বাবাকে দেখেছিস তাই তো, उसका बाबा पुलिस है। ठीक है, तो वो सब चीज जरूर सुना होगा गारंटी घर पे। ठीक है, ये कोर्ट में जा रहे हैं, उस कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काम तो होता ही है मैटर को जाके कोर्ट में लेके जाना। कि बुझते পারছিস तो। अंडर पिक्यूनियरी jurisdiction a civil judge can try suit valuing not more than ₹2 crore। ठीक है, मैंने कोई भी केस का जो वैल्यूएशन है, 2 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन का चीज नॉर्मली सिविल जजेस नहीं कर सकते।
Jurisdiction means the power of to control. Court gets territorial jurisdiction based on the areas covered by them. एक एरिया दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज, ठीक है। जैसे तेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। झारग्राम क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया उसमें। वहां पर पहले आई थिंक सब डिविजनल कोर्ट था, क्योंकि झारग्राम डिस्ट्रिक्ट नया बना है, पहले वेस्ट मिदनापुर का पार्ट था, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तो वेस्ट मिदनापुर का जो कोर्ट है वो मिदनापुर टाउन में, ठीक है, जिसको जज कोर्ट बोलता है। तो पहले जो तेरा जो टाउन है झारग्राम टाउन, झारग्राम टाउन क्या था? एक सब डिविजन था, जिसको बंगाली में बोलते हैं महकुमा। तो वहां पर भी एक कोर्ट होता है, लेकिन अभी झारग्राम कोर्ट ये बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो उसका एक अलग से एक माने जो पहले नॉर्मल सब डिविजनल कोर्ट होता था वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया, माने जज कोर्ट की तरह ही बन गया। तो इस तरह से कोर्ट का ऑर्डर चेंज होता है जुरिसडिक्शन एरिया वाइज। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका जो टाउन है वो अभी न्यूली डिस्ट्रिक्ट बना है, 4-5 साल हुआ है। पहले ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था और वो एक बड़ा टाउन के हिसाब से एक सब डिविजनल टाउन था, तो उसका भी कोर्ट था। तो वहां का जो जुरिसडिक्शन है वो सब डिविजन में ही काम करेगा, अपने डिविजनल एरिया के बाहर जाके वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैटर हो तो इनका जो मेन है मिदनापुर टाउन, वहां पर जो मेन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डिसीजन मिदनापुर टाउन कोर्ट पर। लेकिन अगर मानो कि मैटर मिदनापुर के एरिया के बाहर है, मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है सर वेस्ट बंगाल का, अगर वो मिदनापुर के बाहर होगा तो मिदनापुर कोर्ट थोड़ी ना उस पर कुछ कर पाएगा। मानो कि अगर ये नॉट 24 पर का नाम है तो इसमें मिदनापुर का कोर्ट कुछ करेगा क्या? नहीं ना। अगर हावड़ा में कुछ हो रहा है तो हावड़ा का कोर्ट अलग होगा, हावड़ा एक अलग जुरिसडिक्शन है। समझ में आ रहा है? इसलिए थोड़ा आइडिया होना चाहिए, डिवीजन, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा घर तो यहाँ, अरे भाई तुम्हारा घर कहाँ है वो तो ठीक है, तुम अपना जुरिसडिक्शन भी जानो, तुमको कहाँ जाना है, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं कि थाना केस नहीं लेता है। जैसे मानो एग्जाम्पल के रूप में तुम यहाँ से थोड़ा सा, ये जो रोड है ना, ये जो घर के बगल से जो रोड जा रहा है मेरे क्लास के बाहर से, मेन रोड जो जा रहा है, जो अभी पूरा एकदम खोदा खुदी करके रखा है, ये रोड में तुम अगर 5 किलोमीटर जाओगे तुमको एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा जहां पर बहुत लोग जाते हैं स्पेशली समर टाइम में, दैट इज एक्वाटिका, ठीक है। वो वंडर ये क्या बोलते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। एक्वाटिका को क्रॉस करके ये एक बस चलता है इस रूट पे, अभी थोड़ा बंद है, शायद फिर से चालू हुआ है, 12C/2 बोल के। ये 12C/2 वहीं तक जाता है, उसके बाद और बस नहीं चलता। उसके बाद 2-3 किलोमीटर होगा, वहां पर जाओगे, एक जगह आता है, जगह का नाम है क्या, जगह का नाम भूल रहा हूँ। जो भी हो, मोटामोटी एक्वाटिका के बाद जो एक गांव है वो गांव है, विलेज है। वो विलेज के बाद ये नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना का जंक्शन है। सीरियसली, माने वो डिस्ट्रिक्ट का एक बॉर्डर है। वो जो अच्छा ना, गांव का नाम याद है, हाटगाछा, एकदम न्यू टाउन के बगल में, उसका नाम है हाटगाछा, ठीक है। अब हाटगाछा के इस पार है साउथ 24 और हाटगाछा के इस पार है नॉर्थ 24। अब अगर मानो हाटगाछा के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, वो कहाँ जाएगा? नॉर्थ 24 में जाएगा कि साउथ 24 में जाएगा? बहुत केस में पुलिस बोलता है कि भाई केस तो, मानो कि उसके पास नॉर्थ 24 का जो पुलिस स्टेशन है उसके बगल में है, वो जाके पुलिस को बोलते बोले हमारा केस नहीं है, नॉर्थ 24 का केस है, हम नहीं लेते। क्यों? कोर्ट जुरिसडिक्शन का प्रॉब्लम। और कई बार तो ये लोग बदमाशी भी करते हैं जानबूझ के, ताकि झमेला पान लेगा। लेकिन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो लोग जो बॉर्डर में होते हैं, चाहे वो देश का बॉर्डर हो या डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर। समझ रहे हो सर? प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। Jurisdiction means the power to control courts, a territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on the local limits within which the parties reside or property under dispute is situated. माथा में जा रहे बात? एकदम बेसिक बातें हैं सर, इतना तो जानना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कहाँ का भाई? मेट्रोपॉलिटन शहर में होते हैं। जैसे मानो कोलकाता, ऐसे तो कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट है, जानते हो? बहुत लोग नहीं जानते। कोलकाता अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बोले हाँ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है, कोलकाता कैपिटल है, हाँ सर इट्स अ कैपिटल बट दैट्स आल्सो डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कोलकाता का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोलकाता क्योंकि सिटी भी है तो सिटी के लिए अलग कोर्ट मैनेज किया जाता है। क्यों? कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के लोग, मल्टी डाइवर्सिटी, है ना, मल्टी कल्चरल एरिया, तो इनका कोर्ट सिस्टम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Metropolitan courts are established in a metropolitan cities in consultation with the High Court.
वेयर पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। नॉर्मली मेट्रोपॉलिटन उसी को कहा जाता है जिस शहर का जनसंख्या मोर देन 10 लाख होता है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब बहुत बच्चे लोग समझते हैं कि जहां पर मेट्रो चलता है। जैसे दिल्ली में मेट्रो ना 2005 5 में या 7 में हुआ है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो इंडिया का पहला मेट्रो है, 1982 में बना है। लेकिन उसके बाद से कोलकाता मेट्रो का सबसे ज्यादा माने डिटोरिएशन है। बाकी दिल्ली में इतना सुंदर मेट्रो हो गया, इतना सुंदर उसका चैनल सिस्टम बन गया। कोलकाता के लोग अभी भी सोच रहे हैं हमारा मेट्रो तो पहले का है। अरे तुम पहले पे मत पढ़ा रहो यार, दिल्ली जाके देखो क्या बना है। दिल्ली का मेट्रो का लाइन का तुम देखोगे ना माथा खराब हो जाएगा। बॉम्बे में तो 2015 में वो मेट्रो बना है, लेकिन बॉम्बे में गजब का मेट्रो लाइन बना है, ठीक है। इवन बैंगलोर ऑल्सो। कोलकाता अपने को इस पुराना प्राइड को लेके मेरे पास ये था, अरे भाई था लेके क्या करेगा, क्या है वो देख। आगे क्या हो रहा है। तो 10 लाख के ऊपर का जनसंख्या वाला जितना जगह होगा वहां पर क्या कोर्ट बनेगा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बनेगा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर्स एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं उसको प्लस पावर होता है, उसको क्या बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CJM भी बोलते हैं। एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज पावर एज द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं। इनके पास बहुत पावर है सर, बहुत पावर है। इतना पावर है कि जब तक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का साइन किसी चीज में जरूरत होता है अगर नहीं दोगे तो कोई भी मैटर का सोल्यूशन नहीं। तब मतलब कोई लैंड के बारे में बोलते हो कि ये लैंड मेरा है, कुछ डिस्प्यूट है, सपोज आप बोल रहे हो कि मेरा पापा गुजर चुके हैं, उनके पास मैं ही उन पापा का एकमात्र बचा हुआ एंसेस्टर्स हूँ, ठीक है, मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सॉरी डिसेंडेंट, डिसेंडेंट सक्सेसर, सॉरी सक्सेसर हूँ, डिसेंडेंट हूँ, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का दिया जाए। तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाके प्रेजेंट होना पड़ता है। रूल ये कहता है, आजकल तो बहुत सारा चीज ऐसे ही अंदर अंदर से हो जाते हो, अलग बात है। इनके पास जाके अटेंडेंस देना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि ऐसे पेपर्स में ये मेरा माँ का इस डेथ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, आगे से ये प्रॉपर्टी मेरा होगा। अगर वो मैजिस्ट्रेट बोलेगा तब जाके प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो। समझ में आ रहा है सर? तो दिस इज हाउ रियल लाइफ कोर्ट सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। आइडिया मिला सर? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोर जूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे। ये जितना भी बात मैंने लास्ट 3-4 क्लास में किया, ये बेसिकली पूरा सोर्स ऑफ लॉ एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है उसके बारे में बात की। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने पहले भी बात किया था, उसमें मैं बेसिकली बेसिक राइट्स के बारे में बात किया था। किस चीज में बात किया था सर? बेसिक राइट्स, ठीक है। ये आप लोगों की किताब में भी है, मैं थोड़ा ओपन सोर्स यूज करके बता रहा हूँ। आप अपनी किताब में भी देखोगे, जो भी किताब फॉलो करोगे उस पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत कुछ है। मैं थोड़ा ओपन सोर्स में विकीपीडिया फॉलो कर ले रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप जहां से मर्जी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से मतलब है। इस पे भी जब जब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास आप सुनोगे, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्री एम्बल्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था। प्री एम्बल्स क्या है ना, ये एक्चुअली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बोला हुआ है, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। प्लीज मेरा पिछला क्लासेस एक बार रेफर किया। ये प्री एम्बल है। आप लोगों के बचपन का सरकारी स्कूल के जो किताबें होते हैं, इवन प्राइवेट स्कूल की किताब के स्टार्टिंग में ही ये प्री एम्बल लिखा रहता है। हाँ, सेंट्रल बोर्ड क्यों, स्टेट बोर्ड का भी होता है, या स्टेट का संविधान नहीं। सबके हाँ, सभी के बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, इसको ना और एक नाम भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। That is the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, सबको इक्वली मिलेगा, ठीक है। मैंने सबको ही देश का प्रॉपरली न्याय सबको मिले, लिबर्टी, सब एक लिबर्टी ऑफ थॉट्स में रहे, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कर सके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, माने सब इक्वल रहे और सब एक दूसरे को इक्वल नजर से देखे। फ्रैटर्निटी माने इंडियन फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, तुम अपना डिग्निटी भी देखोगे, दूसरे का डिग्निटी का भी ख्याल रखोगे। डिग्निटी माने क्या? सम्मान, रेस्पेक्ट का ही बात करें ना।
एंड द यूनिटी ऑफ द नेशंस। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये देश का यूनिटी को आप हमेशा बरकरार रखोगे। कुछ भी हो जाए देश का यूनिटी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं पर कुछ एक प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि जस्ट आप विरोधी पार्टी में हो तो कम से कम देश को तोड़ने का बात तो ना करो। विरोधी होने से ही विरोधिता करके देश को तोड़ने के लिए ना, मैंने बेसिकली अपना विरोधिता दिखाने के लिए यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी इतना गंदा काम करता है। अरे भाई सब कुछ कर बट देश को तोड़ने का बात ना कर। यूनिटी ऑफ द नेशंस टूटना नहीं चाहिए। इवन देखो ये लोग तो पॉलिटिकल बवालबाजी करता है, बवालबाजी समझते हो ना, मैंने ऐसे ही अपना, हाँ क्या? सुनाई नहीं दे रहा, घोटाला, हाँ ठीक है, सॉरी कान एक बंद रहता है ना कभी कभी, ये होता है, घोटाला करता रहता है। तो इन लोगों को एक चीज समझना चाहिए, ऐसे इनका एक पर केस ज्यादा प्रॉब्लम होने से बन जाता है, भड़कावाद, यूनिटी ऑफ द नेशंस को तोड़ना, लेकिन नॉर्मल नाराबाजी में गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा रे? सभी कोई तो ऐसे ही है ना, तो किसको किसको पकड़ेगा? इसलिए सरकार या कोर्ट हर चीज में, स्पेशली कोर्ट का बात कर रहा हूँ, हर चीज में बात नहीं करता, लेकिन जब यूनिटी ऑफ द नेशंस पे बात आता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चुपचाप कॉलर पकड़ो और जेल में डालो। अब इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ देर पहले हाईकोर्ट का काम समझा रहा था, है ना सर? हाईकोर्ट क्या करता है? कहाँ चला गया रे? कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब मैं आपको हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहा था, वहां पर हाईकोर्ट में क्यों जाने के लिए बोला था? फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारा अधिकार का बात कर रहा है। और एक राइट्स है, राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोर्ट आपको आदेश देता है कि क्या सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए, दैट इज WRIT राइट्स। ये पब्लिक का राइट्स है। वैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है हम, हाँ बोलो। वेरी गुड सर। Sir, right to vote, right to protest. हाँ सर, इसी को यहाँ पर इस तरह से बोला गया है, देयर आर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स। 6। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर याद रखना, आर्टिकल 14 से लेके, सॉरी आर्टिकल 14 से लेके 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉयट ना कर पाए, आर्टिकल 23 से लेके 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आप हिंदू हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, क्रिश्चियन हो जाओ, फ्रीली हो जाओ, हाँ कॉन्स्पिरेसी के ऊपर नहीं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करते रहते, तुमको हिंदू बना देंगे, तुमको मुस्लिम करा देंगे, तुमको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे, और पैसा का लोभ देता है, ठीक है, लोगों को गुमराह करते हैं। प्रचार करो, प्यार से करो, ब्रेन वॉश करके, और किसी को धर्म को छोटा दिखा के। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों के पास मत जाना, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कितना बड़ा टीवी चैनल में आ जाए। ऐसे लोग देखने में मेरा माथा गर्म होता है। तुम अपने बारे में बोलो, अगर लोगों को अच्छा लगेगा जाएगा। किसी को नीचा दिखा के, छोटा दिखा के अपने आप को बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं। क्या समझे? सबके इनडायरेक्टली बोलते रहते हैं कि तुम सिंदूर पहनते तो मुझे कैसे झड़ते रहता है। मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नागालैंड साइड में, ऐसे बहुत जगह में, वहाँ का लोग तो फिर भी ट्राइबल्स है, उनका इतना नॉलेज नहीं है कि क्या सिचुएशन है उनका। जो अपना जो ट्राइबल्स लोग का तो फिर भी अपना एक खुद का एक रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, उनका अपना माने जंगल का एक कल्चर्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट के अंदर होके कर, वो लोग बेसिकली नेचर्स का पूजा करते हैं। हर ट्राइबल्स नेचर्स का पूजा करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? ठीक है, उनका जो अपना रिलीजियस है, उनको अपने हिसाब से रहने तो उनको जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाने का क्या है? ऑलमोस्ट सबका चल रहा है अपना अपना। ये हिंदू लोग पहले ना, अच्छा एक चीज देखो, भारत के जितना ट्राइबल्स है, इनको भारत के लोग पहले भी तो बना सकता था हिंदू,
माने सो कॉल्ड जो हिंदू रिलीजियस सनातनी कॉन्सेप्ट के अंदर डाल सकता था, जो अपने मर्जी से हुआ है। लेकिन तो फिर ये जो ट्राइबल कल्चर्स आज भी हमारे देश में है ना, अगर हम लोग इसको पहले भी कन्वर्ट कर देते तो फिर आज ये लोग नहीं होते। अगर सो कॉल्ड जो हिंदू कल्चर है, जो लोग थोड़ा सा अपने आप को हिंदुइज्म या सनातनी कल्चर बोलते हैं, अगर हम लोग ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर देते तो फिर ट्राइबल्स का जो अपना कल्चर है ये तो नहीं रहता। लेकिन क्या भारत का पुराना जो लोग है, जो भारत के सिस्टम में चलने के लिए जो लोग, वो ट्राइबल्स को टच किया ये सब मामले में? क्यों नहीं किया? क्योंकि इतना तो होना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारे देश में पंचायत बोल के एक सिस्टम है, पंचायत वोट होता है। कभी क्वेश्चन किया मन में कि भाई शहर में तो इंग्लिश नाम यूज होता है म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन गांव में यूज होता है पंचायत। व्हाई द नेम इज कॉल्ड पंचायत? पंच पंच से ये इतना समझ में आ रहा है कि भाई फाइव का कुछ कॉन्सेप्ट होगा इसमें, पंच, पांच। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि चौथायत, तीन तायत, दो तायत, एक तायत, षष्ठायत। ये संस्कृत है भाई। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का बात अलग है, क्योंकि वो तो इंग्लिश ने यूज किया। लेकिन पूरे भारत में हर जगह में पंचायत व्यवस्था ही हुआ करता था, चाहे वो शहर हो या गांव। आपको मैं 2 मिनट में बता दे रहा हूं सर कि भारत का कल्चर का ये पंचायत सिस्टम आज भी नाम यूज होता है। इस पंचायत का मतलब क्या है फटाफट जान लो, ज्यादा क्वेश्चन ना किया करो, बाद में दिमाग को चलाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहता, मैं आप लोगों को सोचने के लिए बोलता हूँ और जरूरत पड़ने से रिसर्च करो। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है ये कोई जाति भेद नहीं, जो बाद में देश को लूटने के लिए कुछ लोगों ने किया। मैं डिफेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगे तो अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बोल। हमारा जो भारत का वर्ण व्यवस्था सिस्टम है, जिसमें एक होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय माने वॉरियर लोग, जो बेसिकली राजा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। पुराने बात कर रहा हूं सर। क्षत्रिय होते हैं, सबसे ऊपर बोला जाता था ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? दे आर द एडवाइजर ऑफ द किंग। आज भी है। आईएएस आईपीएस लोग क्या करते हैं? यही तो चलाते हैं देश को। मोदी थोड़ी ना चला रहा है, मोदी आएंगे मोदी जाएंगे, देश तो अधिकारी चलाते हैं। दे आर दी बेसिकली एडवाइजर, जैसे कि अजीत डोभाल, जैसे कि एस जयशंकर। वो बाद में उनको मिनिस्ट्री मिला है, लेकिन वो तो आईएएस आईपीएस ही तो थे जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में है। ऐसे लोग ही हैं जो एक्चुअली देश को चलाते हैं और देश को संभाल के रखते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैश्य माने बिजनेस क्लास, जो देश का इकोनॉमी संभालते हैं, और शूद्र माने देश का वर्किंग क्लास, जो सैलरी में जॉब करते हैं। आज भी सैलरीड पर्सन है, आज भी वेजर है। सैलरीड पर्सन बोलने से डिग्निटी आ गया, शूद्र बोलने से छोटा जात हो गया। भाई संस्कृत है, शूद्र का मतलब होता है जो वर्किंग पीपल है, जो लोग सैलरी लेके जॉब करते हैं। शूद्र माने कोई छोटा नहीं है, वैश्य माने कोई खराब चीज नहीं है, दे आर बिजनेसमैन। आज का अंबानी अदानी, दे आर वैश्य। क्षत्रिय माने एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला, माने आज के डेट का पॉलिटिकल पार्टीज। और ब्राह्मण माने गवर्नमेंट चलाने के लिए जो आधिकारिक और एडवाइजरीज होते हैं। पुराने जमाने में जिसको हम लोग बोलते थे सलाहकार या महामात्य, जैसे कि आचार्य चाणक्य, किंग मेकर्स। तो सर 4 हुआ, यही तो 4 है। लेकिन नहीं सर, 4 नहीं है, पंचायत है। हु इज द 5th पर्सन? ट्राइबल्स। हमारे समाज में, हमारे समाज में जितना भी नेचुरल एरिया, नेचुरल एरिया इन द सेंस जंगल, नदी, पहाड़, ठीक है, ये सभी जगह में ट्राइबल्स रहते हैं। तो जंगल, नदी, पहाड़ का जो प्रिजर्व कर पाएगा वही तो समाज का पूरा मेन कॉन्सेप्ट है। अगर जंगल बचेगा, पहाड़ बचेगा, नदी बचेगा, तब ना जाके खा पी के हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो जंगल में रहने वाले लोग कौन है? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के ऊपर ये लोगों, ये जो सो कॉल्ड जो समाज है, ये समाज कभी भी ट्राइबल्स का जो रूल्स रेगुलेशंस है कभी भी चेंज नहीं किया। क्यों? ताकि ट्राइबल्स अपना कल्चर को
प्रिजर्व कर सके, जंगल पहाड़ नदी को बचा सके। और ये लोग समाज के बाहर रहते हैं, लेकिन ये लोग समाज के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये लोग ऐसा कुछ भी डिसीजन लेगा जो ट्राइबल्स के अगेंस्ट में जाएगा, तो ऐसे डिसीजन ये नहीं ले सकते थे। इसलिए ट्राइबल्स को बचाना या ट्राइबल्स को इंटरेस्ट को सेव रखना इनके लिए भी जरूरी है और ट्राइबल्स के लिए भी जरूरी है। दैट इज द रीजन हमारे समाज में ऑलवेज पंचायत व्यवस्था कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वो बात अलग है कि आजकल लोग इसका मतलब ही नहीं जानते, बस पॉलिटिकल बातों में पंचायत पंचायत करते रहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइबल्स इन आवर इंडिया, इन आवर कंट्री। जानते थे? कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है ना, सब देश को तोड़ने मोड़ने में लगा है, बहुत चिंता दे रहा है सर। ठीक है, तो इतना समझो। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लिख के रखिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपका एजुकेशनल राइट्स कोई नहीं छीन सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32 से लेके 35, ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा राइट्स है। नेक्स्ट दिन इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, जरूरी है। और जो कोर्ट का आदेश है सर, इसका भी एक नोट्स मैं रेडी कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ सर। राइट, ये जो राइट था, ये राइट क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कोर्ट का राइट्स है, इसको हम लोग ऐसे जानते हैं। वर्ड सुनने से थोड़ा चिंता होगा। फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए कोर्ट ने कुछ राइट्स बनाए, आदेश दिया। WRIT, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशंस, सर्टियोरराई एंड क्वो वारंतो। ये जो 5 राइट्स गवर्नमेंट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये 5 राइट्स क्या है, इसके बारे में एक दिन बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये किस तरह से काम करता है। और ये जो वर्ड्स है, ये इंग्लिश नहीं है, लातीन है, सिर्फ ये प्रोहिबिशंस वर्ड को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स है लातीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि कैसे ये दोनों चीज काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। बाय सर, आज आपको सबको Bye, sir. sir. बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। साहिल कुछ बोलेगा क्या? हेलो।